जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज के इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि कुलाम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करेंगे। चूँकि कुलाम्स लॉ की सहायता से हम दो पॉइंट चार्ज के बीच कार्य करने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की गणना करते हैं, और चूँकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। हम लोगों ने कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि यदि दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर हो तो इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच कार्य करने वाला जो कुलाम्स फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन KR स्क्वायर होता है। तो इस फार्मूले की सहायता से हम इन दोनों बिंदु आवेश के बीच कार्य करने वाले बल की गणना तो कर लेते हैं, परंतु दिशा का ज्ञान नहीं होता है। अब यदि हम लोग इसे सटीक रूप से प्रेजेंट करना चाहें, कुलाम्स फोर्स को पूर्ण रूप से प्रेजेंट करना चाहें, तो हमें इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी यहाँ पर डोनेट करना होगा, डायरेक्शन को भी दिखलाना पड़ेगा। तो अब कुलाम्स फोर्स की डायरेक्शन कैसे होती है या कुलाम्स फोर्स को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, यही सीखने का प्रयास आज के इस एपिसोड में हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहां मान लेते हैं कि दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 बिंदु दो पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 है, बिंदु O के सापेक्ष पॉइंट चार्ज Q1 का जो स्थिति सदिश है, पोजीशन वेक्टर R1 है, और पॉइंट चार्ज Q2 बिंदु आवेश Q2 का बिंदु O के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर अर्थात स्थिति सदिश वेक्टर R2। दो पॉइंट चार्ज एक दूसरे के ऊपर जो बल आरोपित करते हैं, उन बलों की दिशा दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यदि दोनों पॉइंट चार्ज सजाती होंगे तो कुलाम्स फोर्स रिपल्सन का होगा, दोनों चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और यदि दोनों पॉइंट चार्ज विपरीत नेचर के होंगे, एक धनात्मक होगा दूसरा ऋणात्मक होगा, तो उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स कार्य करता, अर्थात वे दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अब मान लेते हैं यहाँ पर कि दोनों चूंकि पॉइंट चार्ज एक प्लस Q1 है और दूसरा प्लस Q2 है, अर्थात सेम साइन के है, अतः ये दोनों पॉइंट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को दूर हटाएंगे। अब पॉइंट चार्ज Q1 पॉइंट चार्ज Q2 के कारण, पॉइंट चार्ज Q1 पर पॉइंट चार्ज Q2 के कारण जो बल कार्य करता उसे हम वेक्टर F12 से दिखलाते हैं। F12 का अर्थ है बिंदु आवेश 1 पर बिंदु आवेश 2 के कारण आरोपित बल। इसी तरीके से बिंदु आवेश Q2 पर बिंदु आवेश Q1 के कारण जो फोर्स कार्य करेगा उसे हम लोग वेक्टर F21 से दिखाएंगे। F21 का मतलब है बिंदु आवेश Q2 पर बिंदु आवेश Q1 के द्वारा आरोपित बल। अब इन दोनों बलों को वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें
इन दोनों फोर्स की डायरेक्शन को दिखलाना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या है, क्या मान लीजिए तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को मापना पड़ेगा। अब यदि हम लोग पॉइंट चार्ज प्लस Q1 से पॉइंट चार्ज Q2 की ओर चलते हुए डिस्टेंस मापें तो उससे हम लोग वेक्टर R12 से दिखाएंगे। 1 से 2 तक की जो डिस्टेंस होगी उससे हम लोग वेक्टर R12 से दिखाएंगे। देखिए यह वाली जो डिस्टेंस है या जो डायरेक्शन है, और 2 से चलते हुए जब हम लोग पॉइंट चार्ज 1 तक डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उस डिस्टेंस को हम लोग वेक्टर R21 से दिखलाएंगे। R21 का मतलब 2 से 1 तक और R12 का मतलब 1 से 2 तक। अब कुछ क्षण तक इसे भूल जाइए और जो वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का मूल पॉइंट होता है, जो फंडामेंटल पॉइंट होता है, उसे थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह मूल बिंदु O है, यहाँ से एक वेक्टर OA दिखलाया गया और यह दूसरा वेक्टर OB दिखलाया गया। और वेक्टर AB की जब गणना करनी होती है तो हम B के पोजीशन वेक्टर से A के पोजीशन वेक्टर को घटाते हैं, अर्थात वेक्टर AB बराबर होता है OB माइनस OA। अब AB वेक्टर को ड्रा करने के लिए हम A के शीर्ष से B के शीर्ष की तरफ एक वेक्टर ड्रा कर लेंगे, यह आपका वेक्टर AB है। और यह वेक्टर AB कैसे बना है, वेक्टर AB जो बना है वह B के शीर्ष को A के शीर्ष के B के शीर्ष को A के शीर्ष से मिलाने पर बना। तो यदि हम लोग यहाँ पर वेक्टर R12 को सब्ट्रैक्शन के रूप में लिखें तो R12 1 से 2, तो R12 की जो नोक है यह R2 पर मिल रही है। तो देखिए जो नोक जिस वेक्टर पर मिलेगी उसमें से दूसरे वाले वेक्टर को घटाते हैं। तो R12 वेक्टर की जो नोक है वेक्टर R2 से मिल रही है, तो हम वेक्टर R2 में से दूसरा वाला वेक्टर R1 घटा दिए। इसी तरह से वेक्टर R21 को यदि आप सब्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो R21 में आप देखेंगे कि R21 की जो नोक है वह R1 से मिल रही है, तो हम R1 में से R2 को घटा देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग R12 और R21 को प्रेजेंट कर लिए। अब यदि हम लोग वेक्टर या 1 2 को लिखना चाहें तो वेक्टर या 1 2 की जो वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान K। अब यह 1 2 की जो डायरेक्शन होगी वह किसके द्वारा निर्धारित होगी, वेक्टर R21 के द्वारा, क्योंकि इस पर जो डायरेक्शन है वह इस डायरेक्शन में है, तो वह किसके द्वारा निर्धारित होगी, इस वेक्टर के द्वारा निर्धारित होगी। क्योंकि आपको बताया गया कि जो कूलॉम्स फोर्स होता है दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अब यदि दोनों बिंदु आवेश समान प्रकृति के होंगे तो फोर्स रिपल्सन का होगा। तो यहाँ समान प्रकृति के तो फोर्स की डायरेक्शन यह होगी, यह किस वेक्टर के द्वारा होगी, R21 के द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे R21 स्क्वायर। यह तो होगी आपका डिस्टेंस, मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ R21 स्क्वायर इनटू अब डायरेक्शन, यह तो मैग्नीट्यूड हुआ। अब डायरेक्शन यदि लिखेंगे तो डायरेक्शन होगा यूनिट वेक्टर R21। अब इसको हम लोग
इस रूप में भी लिख सकते हैं वेक्टर F12 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान K। R21 हो जाएगा R2 माइनस R1 मॉड ऑफ R2 माइनस R1 होल स्क्वायर और यूनिट वेक्टर R21 को जब हम लोग तोड़ेंगे ये होगा R2 माइनस R1 अपान मॉड ऑफ R2 माइनस R1 और इन दोनों को आपस में मिला दें तो यह 12 का जो मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान K। इन दोनों को मिलाएंगे तो R2 माइनस R1 क्यूब इंटू वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो यह आपका बना कूलॉम्स लॉ का वेक्टर था। इसी तरीके से यदि आप F21 का मान लिखें F21 फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 अर्थात बिंदु आवेश 2 पर बिंदु आवेश 1 के कारण लगने वाला बल। यदि आप F21 का मान लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान K। अब F21 की जो डायरेक्शन है वेक्टर R12 के द्वारा निर्धारित होगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ R12 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12। अब इसको आप इस रूप में पुनः विस्तारित करके लिख सकते हैं। तो यह रहा कूलॉम्स लॉ का वेक्टर था। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट एपिसोड में की जाएगी।